तो वायरस के बारे में जब हम बात करते हैं, और अगर आप इसका प्लूरल करना चाहते हैं तो वायरसेस कर देते हैं हम लोग। तो वायरसेस आर रेफर्ड एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया। कुछ इसको लिविंग घोषित करने के चक्कर में है कि भाई हम लिविंग बोल दें इसको, कुछ का ऐसा मानना है कि हम इसको क्या बोल दें, नॉन लिविंग बोल दें हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा आ रहा है कि ये बीच में जाके फंसा हुआ है, कोई रीजन होगा उसका। तो रीजन ये है, इसके पीछे ये हिडन रीजन है। इसमें से आपको जितने वायरस दिख रहे हैं, चाहे ये बैक्टीरियोफेज, सबके बारे में आपको बताऊंगी क्या करता है कौन। बैक्टीरियोफेज तो खैर आपको डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ाई करनी है। बैक्टीरियोफेज नाम है, बैक्टीरियोफेज, कई लोग इसको बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। द वायरस which attacks on bacteria is known as bacteriophage. ये टोबैको मोजाइक वायरस है, ठीक है। टीएमवी शॉर्ट में बोला जाता है इसको। इसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ये क्या करता है, तो ये टोबैको मोजाइक वायरस क्या करता है, टोबैको प्लांट्स में मोजाइक डिजीज कॉज करने का काम करता है। यहाँ पे एडिनो वायरस है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। ये बेचारा अपने नाम से ही क्लियर करता है कि क्या करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस नाम ही है इसका, ठीक है। तो इसके डिस्प्यूटेड होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में गया तब ये लिविंग की तरह बिहेव करेगा, और ऐसा बिहेव करेगा कि जिसके अंदर गया है ना उसकी हालत खराब हो जाएगी, और ये उसकी पूरी बॉडी को हाईजेक करने का काम करेगा। रीजन ये है, इसका ब्रह्मास्त्र क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल। यहाँ देखिए डीएनए, आरएनए, डीएनए, आरएनए। ये अगर अटैक करेगा किसी चीज पे ना, तो अटैक किस तरीके से करता है कि गया तो जरूर, लेकिन उसके जेनेटिक मटेरियल को ही पूरा का पूरा हाईजेक करके ये अपने कोड के अकॉर्डिंग उनको बनवाना स्टार्ट कर देता है। ये जैसे ही मैं आपको, जब आप चैप्टर 12 मतलब क्लास 12 में जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सीखेंगे, उसके बाद आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं यहाँ पे कोड वर्ड जो है वो क्यों यूज कर रही हूँ, ठीक है। फिलहाल आपको ये सीखना है कि अगर वायरस किसी की बॉडी में एंटर हुआ, तो बॉडी में एंटर करने के बाद ये पूरी उसकी बॉडी की जो मशीनरी है उसको हाईजेक कर ले, ये अपने जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से उसकी बॉडी को रेगुलेट कराना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब इस डिस्क्रिप्शन के आधार पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं नीट के एग्जाम का। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग is referred as a cellular form of life। फॉर्म ऑफ है बट यहाँ पे लाइफ भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ के एटलीस्ट ऑप्शन तो समझ आ ही जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया बैक्टीरिया, फिर मैंने लिख दिया वायरस, फिर मैंने लिख दिया फंजाई, फिर मैंने लिख दिया ऑल ऑफ द अबव। बिना वायरस के एक्सप्लेनेशन के अगर किसी भी बच्चे के सामने आप ये क्वेश्चन रखिए तो बच्चा एक बार को घबराएगा जरूर। टर्म यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असेलुलर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज असेलुलर। इसके पहले ना ए हमने लगा रखा है, दैट मीन्स नॉट सेलुलर, ऐसे समझे ना। बच्चे सोचते हैं, अगर वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट करते हैं तो उनको कौन सी बात समझ आती है,
उनको समझ आता ये भी डिजीज कॉज करता है, वायरस भी करता है, फंजाई भी करता है, ये भी माइक्रोब है, ये भी माइक्रोब है, ये भी माइक्रोब है। कई बार को बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, डी ऑप्शन को मार्क करके आ जाते हैं, जो बच्चों का फेवरेट है। उनको जब कुछ समझ नहीं आता, 3 ऑप्शन मिलते जुलते लगते हैं, तो वो ऑल ऑफ द अबव को मार्क कर लेते हैं, ठीक। बट द राइट आंसर इज वायरस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा वाई। तो जैसे आप वाई यहाँ पे सोचना स्टार्ट करते हैं, तो याद करेंगे तो आपको याद आएगा बैक्टीरिया बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। फिर आपको याद आएगा जब मैं आपको किंगडम मोनेरा पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, किंगडम मोनेरा के पास क्या होता है, प्रोक्रियोटिक सेल होता है। तो जब इसके पास प्रोक्रियोटिक सेल होता है, तो हम इसको असेलुलर तो बोल ही नहीं सकते, सेल होता है तो हम क्यों बोले इसको असेलुलर। फिर यहाँ पे फंजाई की बात आती है, तो फंजाई कहाँ चला गया, मोनेरा आया, फिर प्रोटिस्टा आया, फिर फंजाई आया। फिर जब हम लोग फंजाई के बारे में बात करेंगे, तो ये जो यहाँ पे क्या है, फंजाई है, दैट इज यूकैरियोटिक। भाई यूकैरियोटिक है तो कम से कम इसके पास टैग तो है कि ये यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल जो है वो कैरी कर रहा है, मतलब इसके पास सेल है, इसको क्यों बोले हम असेलुलर। बचा क्या यहाँ पे, वायरस है। ये वही वायरस है जिसके सामने आर एच विटेकर साहब ने भी हाथ जोड़ लिए, बोले भाई ऐसा है, मेरे पास ना तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम मेरे क्लासिफिकेशन सिस्टम से बाहर हो जाओ, ठीक है। तो हम उस वायरस की पढ़ाई कर रहे हैं जिसको हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा ही नहीं है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आज तक इसको जगह नहीं दी गई है। आपने जो अभी अभी टेबल 2.1 देखा, मैंने कहीं भी वहां पे आपको वायरसेस का जिक्र नहीं किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वायरस है। मैंने काफी आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा अभी। और इसके बाद, आज के बाद कभी किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि व्हाई आर वायरसेस रेफर्ड एज अ सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन बना कहाँ से, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की लाइन है। जब आप देखना स्टार्ट कीजिएगा तो वहां पे आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ सम असेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसमें से एक वायरसेस है, विरोइड्स हैं और लाइकेंस हैं। इनके बारे में हम लोग अब पढ़ाई करेंगे आगे जाके। अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वायरसेस के बारे में पढ़ाई करना है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन था, लेकिन बहुत उम्दा था, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसने आपका क्लियर किया कि कभी भी अगर असेलुलर फॉर्म के बारे में पूछा जाए तो एक चीज को जरूर वहां पे ध्यान देंगे कि क्या उसके पास प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है, आपको आंसर मिलेगा नो। फिर आप पूछेंगे क्या इसके पास यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है, तो आपको आंसर मिलेगा नो। तब आप समझ जाएंगे अच्छा ये जाएगा किसमें, असेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ में ये जाएगा। अब अगर इसको देखे ना कोई बच्चा, तो सही में इसको देख के कोई भी कंफ्यूज कर जाएगा, बोलेंगे अच्छा क्या है, बैक्टीरिया वायरस फंजाई सबके सब माइक्रोब है, सब डिजीज कॉजिंग। वो ध्यान देना भूल जाते हैं कि इस क्वेश्चन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है। दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन को उन्होंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं होता, वो क्या लिखने की और क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वहीं पे आपसे मिस्टेक हो जाती है।